मेरे प्यारे साथियों, मैंने आप लोगों को नमस्कार करता हूँ। इसके पहले मैंने बहुत सारे वीडियो आप लोगों के बीच में भेजा। जिस वीडियो में बाबा साहब का फ़ोटो है, उस फोटो को देखकर हमारे साथियों ने यह आलोचना किया कि बाबा साहब एक चमारियत है, नीची जाति का है, उनका फ़ोटो हटा दो। उन लोगों के लिए मैंने एक वीडियो बनाया जिसका शीर्षक है अम्बेडकर बनाम चमारियत विद्रोह, राष्ट्र के लिए एक शर्मनाक बात है। मेरे प्यारे साथियों, परमात्मा ने इस धरती पर मानव को सिर्फ दो रूप दिया है, एक स्त्री और एक पुरुष। इसके अलावा किसी को और जातीय ऊंच नीच का नहीं बनाया। ये जातीय भेदभाव तो मानव द्वारा निर्मित मानसिक विकृति है। शास्त्रों में कहा गया मनुष्य कर्म से श्रेष्ठ होता है, जाति से नहीं। जातिगत भेदभाव की विषम परिस्थितियों में पैदा होकर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कठिन यातनाओं को झेलते हुए ज्ञान के क्षेत्र में महारत हासिल किए, और न कि सिर्फ हिंदुस्तान की धरती पर ज्ञान की महारत हासिल किए, दुनिया के सबसे टॉप क्लास के यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, अनेक यूनिवर्सिटीज़ में जाकर के इन्होंने ज्ञान की महारत हासिल किए और डॉक्टरेट की उपाधि हासिल किए, बैरिस्टर की वकालत की डिग्री हासिल किए, अनेक डिग्रियां हासिल किए। और सिर्फ अपने लिए जीवन इन्होंने नहीं जिया, संपूर्ण राष्ट्र के लिए जीवन जिया। और एक राष्ट्र के रूप हैं इनका अगर आलोचनात्मक दृष्टि से जातीय ऊंच नीच का अपमान करना एक राष्ट्र पुरुष का अपमान है। इन्होंने कहा कि जातिगत भेदभाव से देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता कमजोर होता है, इसीलिए इस जातीय भेदभाव को मिटाया जाना चाहिए। तीनों ने अपने ज्ञान के बल पर ये जांच पड़ताल करते हुए ये पाया कि मनुस्मृति ही जातीय व्यवस्था को निर्मित कर समाज में भेदभाव को जन्म देती है। और 25 दिसंबर 1927 को संपूर्ण देश में एक मिशन के द्वारा मनुस्मृति को आग लगाए और आग लगाकर मनुस्मृति को मिटाने में संघर्ष किए। इनके वैचारिक मतभेद होते हुए नेहरू, गांधी, पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने कभी जातीय ऊंच नीच का भेदभाव नहीं किया। यही कारण है कि सबकी सहमति से इनको संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया, जिसकी अध्यक्षता करते हुए इन्होंने संविधान सभा के अंतर्गत संपूर्ण मानव समाज को समानता का अधिकार दिए और अनेक मौलिक अधिकार संविधान के अंतर्गत दिए। इस अधिकारों के परिणाम स्वरूप पूरी दुनिया के मानव में एक समानता का, स्वाभिमान का चेतना जागृत हुआ और इनको दुनिया से सम्मान मिला। इसलिए ये सिर्फ राष्ट्र के पुरुष नहीं, पूरी दुनिया के महापुरुष हैं। इसका प्रमाण है कि अगर भारत के किसी महापुरुष का पूरी दुनिया में सबसे अधिक स्मारक है तो महात्मा गांधी जी के साथ साथ अम्बेडकर साहब का स्मारक है। ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात है। मनुस्मृति समाज को 4 वर्णों में विभाजित करती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण को ज्ञान प्राप्त करने का सिर्फ अधिकार था, क्षत्रिय को सिर्फ युद्ध में लड़ने का अधिकार था, वैश्य को धन संपदा अर्जित करने का अधिकार था और शूद्रों को, इन 3 वर्णों को सेवा करने का अधिकार था, जो कि राष्ट्र को कमजोर करने वाली बात है। इस वर्ण व्यवस्था के कारण देश के 4 हिस्से के मानव समाज को सिर्फ एक हिस्से को ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार था, जिस कारण 3 हिस्सा, जो बहुत बड़ा हिस्सा है, ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, अशिक्षित रहा। अशिक्षित मानव समाज में कभी चेतना जागृत नहीं हुई।
जिस कारण देश कमजोर बना रहा। क्षत्रिय वर्ग को युद्ध में लड़ने का अधिकार था, बाकी के सभी मानव समाज को, जैसे कि मैंने कहा कि 4 वर्णों में विभाजित था, तो बाकी के 3 वर्ण को युद्ध में लड़ने का अधिकार नहीं था। तो आप ही बताइए कि अगर सिर्फ 4 वर्ग में सिर्फ 1 वर्ग को युद्ध में लड़ने का अधिकार था, तो वो सैन्य ताकत हमारे देश के लिए मजबूत था। कि चारों वर्ण के लोग अगर युद्ध में लड़ने का अधिकार पाते हैं तो ये ताकत हमारे देश के लिए मजबूत होता है। इसी कारण विदेशी निरंतर हमारे देश को गुलाम बनाते रहे, क्योंकि हमारे देश वर्ण व्यवस्था के कारण कमजोर था, कभी पूर्ण शक्तिशाली नहीं बना। वैश्य समाज के लोगों को उत्पादन का अधिकार का धन संपदा के सृजन करने का अधिकार था। बाकी के 3 वर्णों को सिर्फ इनके ही सृजित धन संपदा का उपभोग करना था और उत्पादन नहीं करना था, जिस कारण कभी आर्थिक रूप से शक्तिशाली हमारा देश नहीं बना और विदेशी शासन करते हुए देश को गुलाम बना के रखे और हमारे देश की बहुत बड़ी संपत्ति लूट करके ले गए। बाबा साहब द्वारा निर्मित संविधान के मौलिक अधिकार संपूर्ण देश के लोगों को, प्रत्येक नागरिक के लिए मौलिक अधिकार है, सिर्फ अनुसूचित जाति के लिए मौलिक अधिकार नहीं है। तो जो लोग ये कहते हैं कि वो तो नीची जाति का था, वो तो चमारिया था, उनसे मेरा सवाल है कि जब संपूर्ण देश के लिए मौलिक अधिकार मिला है, प्रत्येक नागरिक के लिए मौलिक अधिकार मिला है, तो सिर्फ बाबा साहब अपने लिए तो नहीं किया। ये सोचने वाली सवाल है। जो ज़्यादातर लोग कहते हैं कि बाबा साहब ब्राह्मण और क्षत्रिय के विरोधी थे, नहीं, वो राष्ट्र की कमज़ोर जाति व्यवस्था के विरोधी थे। वो किसी व्यक्तिगत विरोधी नहीं थे, किसी के जातीय विरोधी नहीं थे। जिस ब्राह्मण और क्षत्रिय के विरोधी अंबेडकर कहे जाते हैं, उनके द्वारा मौलिक अधिकार जो दिया गया है, चाहे संविधान के अंतर्गत चाहे जीवन संघर्षों के अंतर्गत, उसी समुदाय के लोगों को शिक्षा का अधिकार मिला, समानता का अधिकार मिला और उनके समाज के महिलाओं को जिन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं था उनको भी अधिकार मिला। विधवा पुनर्विवाह का अधिकार नहीं था, उनको भी अधिकार मिला। अगर उसी ब्राह्मण क्षत्रिय की महिला किसी दूसरी जाति से विवाह करती थी, जो कि प्राकृतिक अधिकार है, तो किसी जो दूसरी जाति से अगर विवाह करती थी तो उस महिला को गंजा करके, उसके केस को मुड़वा करके उन्हीं के समाज के लोग समाज में अपमानित करके घुमाते थे, जो कि एक प्राकृतिक अधिकारों का हनन था। और एक नारी के लिए केस मुड़वा कर समाज के अंदर घुमाना बहुत ही घोर अपमान है, जो कि बाबा साहब अपने संवैधानिक अधिकारों के द्वारा इस अपमान को मिटाए और उनके महिलाओं को सम्मान दिए, उनके जाति की महिलाओं को सम्मान मिला। जो महिला किसी मंदिर की पुजारी नहीं बन सकती थी, किसी मस्जिद का मौलवी नहीं बन सकती थी, किसी मस्जिद का मौलाना नहीं बन सकी, किसी गुरुद्वारे का मौलवी नहीं बन सकी, किसी चर्च की पादरी नहीं बन सकी, वो अधिकार बाबा साहब के संविधान के द्वारा मिला कि आज महिला सांसद, विधायक, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन सकी, IAS, PCS, इंजीनियर, कलेक्टर, वकील, जज सब कुछ बन सकी है। तो ये बाबा साहब के द्वारा निर्मित अधिकारों का परिणाम है। तो क्या हमारे सिर्फ अनुसूचित जाति की समुदाय के ही महिलाओं को अधिकार है? नहीं, इसमें तो किसी को भेदभाव नहीं है कि सिर्फ किसी एक जाति के महिलाओं को अधिकार है या सिर्फ बाबा साहब के अनुसूचित जाति के समुदाय के लोगों का अधिकार है। ये अधिकार तो संपूर्ण जाति के लोगों को मिला, किसी जाति के महिलाओं को नहीं, संपूर्ण राष्ट्र के नागरिकों को मिला, चाहे किसी भी जाति की महिला हो।
आज भारतीय महिलाओं को ये गौरव मिला है तो एक राष्ट्र का गौरव है, सिर्फ किसी जाति का गौरव नहीं। तो ये बात सच है कि वर्ण व्यवस्था में शूद्रों को छुआछूत का घोर अपमान सहना पड़ा, जो प्राकृतिक नियमों के खिलाफ है। जिस प्रकार प्राचीन काल में शूद्र होते हुए वाल्मीकि रामायण ग्रंथ लिख करके और महर्षि वेद व्यास महाभारत लिख करके सदा सदा के लिए भारत भूमि को पवित्र और गौरवान्वित हुए, उसी प्रकार अम्बेडकर संविधान लिख करके देश को सदा सदा के लिए पवित्र और गौरवान्वित किए हैं। इसलिए हम लोगों के लिए पूजनीय है, संपूर्ण राष्ट्र के लिए पूजनीय है। विश्व की सबसे सर्वोच्च ब्रिटिश राज वैभव की महारानी विक्टोरिया ने उनकी योग्यता और प्रतिभा को देखते हुए कहा कि आप हमारे देश के लिए काम करो, मैं आपको सर्वोच्च पद दूंगी और राज वैभव का सर्वोच्च सुख मिलेगा। जो कि ब्रिटिश राज वैभव दुनिया का सबसे सर्वोच्च राज वैभव, सबसे समृद्ध राज वैभव है। उस राज वैभव को भी मिलने के बावजूद बाबा साहब उसे ठुकरा दिए और राष्ट्र के लिए संघर्ष किए, राष्ट्र की सेवा किए। 1927 में बाबा साहब लंदन से जब पीएचडी करके भारत लौटे तो हैदराबाद के नवाब निजाम मीर उस्मान अली खान ने कहा, आपको मुँह मांगा पैकेज दूंगा, हमारे राज्य के लिए काम करो। परंतु बाबा साहब ने कहा, हम राजतंत्र के लिए काम नहीं करेंगे, हमें लोकतंत्र के लिए काम करना है। उनके भी इस उपहार को ठुकरा दिए। महाराष्ट्र के कोल्हापुर के राजा शाह चतुर्थ उनसे बहुत प्रभावित हुए। एक क्षत्रिय होते हुए भी उनको अपने यहाँ भोज पर बुलाए, एक साथ भोजन किए। उस जमाने में जब विषम परिस्थितियों में लोग उस राजा के खिलाफ आंदोलन किए, उसके बावजूद भी शाह चतुर्थ ने उनको सम्मान दिया और उनके संघर्षों को योगदान दिया अपने राजकोष के द्वारा। लेकिन बाबा साहब ने उनके द्वारा कहे हुए इस कार्य को कि आप हमारे राज्य के लिए काम करो, समस्त राज वैभव आपको समर्पित करता हूँ, आप हमारे राज्य के लिए काम करो, हमारे राज्य के विकास में योगदान दो। परंतु बाबा साहब ने उनकी भी इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, क्योंकि बाबा साहब राजतंत्र का योगदान नहीं करना चाहते थे। बाबा साहब को राज वैभव का लालच नहीं था। बाबा साहब तो राष्ट्र के कमजोर, शोषित, दबे कुचले लोगों की सेवा में जीवन भर लगे रहे। जिन लोगों ने कहा कि बाबा साहब तो दलितों के मसीहा थे, दलितों के नेता थे, नहीं, दलित, उनको ये नहीं पता कि दलित किसे कहते हैं। दलित का अर्थ है कि जो समाज द्वारा उत्पीड़ित हैं, समाज के द्वारा कुचले जाते हैं, समाज के द्वारा शोषित होता है, समाज के द्वारा अत्याचार किया जाता है, उसे दलित कहते हैं। शोषित, वंचित, दबे कुचले लोगों को दलित कहा जाता है। जो सिर्फ अनुसूचित जाति को नहीं, वह चाहे ब्राह्मण कुल का हो, चाहे समाज क्षत्रिय कुल का हो, चाहे वैश्य समुदाय का हो, अगर शोषित, अत्याचार और उत्पीड़न का शिकार हो रहा है तो दलित कहलाता है। किसी अनुसूचित जाति के लिए सिर्फ दलित कहना ये अपनी बुद्धि विवेक की कमजोरी है। मैं अपने विवेक से कहता हूँ, जिस प्रकार साइकिल के चैन की प्रत्येक कड़ी के मजबूत रहने से साइकिल गतिशील होता है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को मजबूत बनाकर देश को गतिशील बनाने में बाबा साहब योगदान किए। इसलिए उनको नीचे जाति कहकर अपमान न करें, क्योंकि एक राष्ट्र पुरुष का इस तरह आलोचना करना एक राष्ट्र का अपमान है। तो मेरे प्यारे साथियों, जाति से किसी को ऊंच नीच नहीं समझना चाहिए। प्रकृति ने सभी का खून एक जैसा बनाया है। मानव सब एक समान है। देश की संप्रभुता तभी शक्तिशाली रहेगा जब प्रत्येक व्यक्ति स्वाभिमान और गरिमा के साथ जीवन जिएगा। प्रत्येक व्यक्ति शक्तिशाली होगा और प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्र के विकास में योगदान करेगा। प्रत्येक व्यक्ति की जन जन की भागीदारी ही राष्ट्र को संप्रभुताशाली बनाता है। इसलिए मैं बार बार ये कहता हूँ, देश की संप्रभुता तभी शक्तिशाली रहेगा जब प्रत्येक व्यक्ति शक्तिशाली होगा और राष्ट्र के विकास में जन जन की भागीदारी होगा।
ताकि हमें पुनः कभी विदेशियों का गुलाम न बनना पड़े। संपूर्ण व्यक्ति कि विदेशी ताकतों के खिलाफ आज सैनिक बनकर के या स्वेच्छा से युद्ध में लड़ने के लिए भागीदार बन सकता है। संपूर्ण व्यक्ति शिक्षित बनकर के देश की रक्षा में भागीदार बन सकता है। संपूर्ण व्यक्ति उत्पादन करके देश की आर्थिक शक्ति को शक्तिशाली बनाने में, संप्रभुताशाली बनाने में भागीदार बना हुआ है। इसलिए आज राष्ट्र शक्तिशाली बनकर के विदेशियों के बराबरी में खड़ा है, आज गुलाम नहीं है। तो आप किसी भी व्यक्ति को जातीय स्तर से अपमान न करें, चाहे वो अम्बेडकर साहब हो, चाहे कोई एक साधारण व्यक्ति हो। जातीय स्तर से किसी को ऊंच नहीं समझ करके अपमान करना, ये जो आलोचना करते हैं उनकी मानसिकता की वजह से एक संपूर्ण मानव समाज के लिए कलंक है। क्योंकि दूसरे समाज के लोग कहेंगे, विदेशी समाज के लोग कहेंगे कि भारत में आज़ादी मिले आज 75 साल हो गए, संविधान अधिकार भी मिला हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय भूमि पर जातीय विषमता नहीं मिटा। ये हमारे राष्ट्र के लिए शर्मनाक बात है। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरी बातों को अपने जीवन में अपनाइए और इस भारत भूमि से जातीय विषमता को मिटाइए और राष्ट्र को संप्रभुताशाली बनाइए। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय भारत।